Ignited Minds Tutorials has released an educational video series on the topic of gravitation for students of CBSE Class 9 and Maharashtra State Board Class 10 Science. The videos cover various concepts related to gravitation, including the law of universal gravitation, acceleration due to gravity, and the motion of objects in gravitational fields. The tutorials provide clear explanations and examples to help students understand the principles of gravitation and how it applies to everyday life. Students will also learn about the history of our understanding of gravitation, from the work of Isaac Newton to the modern discoveries in the field. The videos are designed to supplement the school curriculum and are a valuable resource for both teachers and students. They can be used for independent study, review, or to deepen understanding of the topic. By providing this educational content, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the passion for science in young minds and help students excel in their academic pursuits. The videos are presented in an engaging and accessible manner, making them suitable for all types of learners. Overall, this series of videos on gravitation is an invaluable tool for secondary school students to build a strong foundation in physics and develop a deeper appreciation for the laws of the universe. इन लॉ क्या क्या है? इरशाद देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं यहाँ पे आते हैं बैग लेके ठंडनाए के हाय हाय पढ़ने जा रहे हैं अपन। ओ बोलो बोलो, केपलर का 3 लॉ क्या क्या है? सर सुर नहीं भाई साहब, बोलना है आ ऊ नहीं, फटाफट। हाँ बोलिए। येलो येलो डर्टी फेलो। हाँ जी साहू महाराज, कंडेंस नोट्स स्पेशलिस्ट। हाँ पहला वाला क्या है? देखो पहला है कि कोई भी प्लैनेट परफेक्ट स्फीयर वाले ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है तो जो सन होगा वो वन ऑफ द 2 फोकाइज में होगा। इट विल बी ईदर इन वन ऑफ द 2 फोकाइज। दूसरा वाला लॉ क्या है आपका? द एरिया स्वेप्ट इज इक्वल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द एरिया बेसिकली विच इज स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट while revolving in an elliptical orbit around the sun, that area is equal। ठीक है। तीसरा आपका, तो इसके हिसाब से एक कोरोलरी क्या आ जाती है भाई साहब? जब सन के पास होता है तो ज़्यादा स्पीड होता है, ना कि जब सन से दूर होता है। और तीसरा क्या है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ने की, जानने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो न्यूटन का जो ऐसा लॉ आया, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बेसिकली आया कहाँ से? क्योंकि केपलर ने पहले से कुछ ग्राउंड वर्क करके रखा था। ठीक है। सो ये जो आपका लॉ है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम केपलर्स लॉ। ठीक है। ओके, सो जैसे देखिए भाई साहब, कोई भी प्लैनेट है, मास है, मूविंग विद अ वेलोसिटी। तो समझ लो भाई साहब कोई प्लैनेट है और ये आपके एक ऑर्बिट में घूम रहा है सन के आजू बाजू। ठीक है। सो लेट्स से भाई साहब ये आपका सन हो गया और सन के आजू बाजू घूम रहा है। और लेट्स से भाई साहब यहाँ पे इसका रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये यहाँ पे भाई साहब रेडियस कितना है? आर है। ठीक है। ये कोई प्लैनेट है जो सन के आजू बाजू घूम रहा है। ठीक है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये कहाँ से आया? ये अभी फिलहाल आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि हायर क्लास में जाओगे तो इसका डेरिवेशन है। ठीक है। फिलहाल के लिए कोई भी बॉडी जो मूव करती है, ठीक है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब it will experience a force which is directed towards the center। for example if I'm, जैसे मैं अगर समझ लो इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, एक चाबी को अगर मैं घुमा रहा हूँ तो उस चाबी का एक फोर्स towards the center एक्सपीरियंस करेगा वो। ठीक है। it will experience a force towards the center। this force is known as centripetal force and this will be equal to mv square by r। ठीक है, mv square by r। ओके, अगर प्लैनेट का मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया भाई साहब प्लैनेट का मास। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं?
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। भाई साहब देखो, आप प्रोपोर्शनैलिटी से कांस्टेंट ऐड करते हो, तो अगर भाई साहब आप कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। देखो जैसे अगर मैं बोलूं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, a इज इक्वल टू के बी वेयर के इज अ कांस्टेंट। अगर मेरे को फिर इसमें वापस जाना है तो k को हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका मास कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, f v स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर। अभी देखो समझ लो, एक टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कवर अ, पूरा एक चक्कर मारने में। तो एक चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस कवर होता है आपका, जो 2 पाई आर, ठीक है। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस कवर्ड, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल बी हाउ मच, 2 पाई आर अपॉन लेट्स से टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। ध्यान दो यहां पे अपने को केपलर्स लॉ पे आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ओके। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, v, अभी अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो यहां से अगर मैं इसको हटा दूं, ये कांस्टेंट है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, ठीक है। v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी यहां पे देखो, अगर मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी आते हैं इस पे भाई साहब, देखो एफ क्या है आपका, तो इस आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को जबरदस्ती का हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने समझो यहां पे इसको आर बाई आर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी चीज को तो वो वही रहता है ना, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को मैं आर बाई आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर, ओके। अभी आते तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैंने, देखो अभी केपलर क्या बोल रहा है भाई साहब, केपलर बोल रहा है कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, यही कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आर क्यूब को मैं अगर इक्वल करूं तो एक कोई कांस्टेंट लगेगा, इसमें कांस्टेंट लगेगा टी स्क्वायर, तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बिकम अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से अ कांस्टेंट अपॉन आर। तो प्रोपोर्शनलिटी में हम कांस्टेंट को नहीं रखते हैं, तो हमारा प्रॉपर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। अभी इस वी स्क्वायर को अपन इसमें आते हैं, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे एफ क्या क्या लिखा था हमने, वी स्क्वायर बाई आर था, तो एफ को अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी, तो यहाँ पे 1 बाई आर, ठीक है, 1 बाई आर का, तो वी स्क्वायर बाई आर था ना भाई साहब, वी स्क्वायर बाई आर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ, अभी ये वी स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी है, 1 बाई आर के साथ, तो ये हो गया भाई साहब वी स्क्वायर की जगह पे 1 बाई आर, और एक आर तो पहले से था, तो इंटू 1 बाई आर, ये एक आर नीचे था ही पहले से, तो देखिए यहां से आया आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1 बाई आर का स्क्वायर, दैट इज हाउ न्यूटन केम टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, केपलर के डेरिवेशन से, ठीक है, केपलर के डेरिवेशन से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम तो जब भी कोई प्लैनेट एक ऑर्बिट में मूव करता है, उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है मूव करने के लिए, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, एम वी स्क्वायर बाई आर फॉर एनी प्लैनेट, where m is the mass of the planet, v is the velocity and r is the radius on which it moves. So if we happen to take out this m, then we will arrive at a direct proportionality. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, अगर m को हटाया, because m is a constant, तो f is directly proportional to v square by r. अभी v क्या होता है भाई साहब, आपका वेलोसिटी, एक चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 पाई r, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, दैट इज t, 2 पाई r by t. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर 2 पाई को हटाया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। अभी v को अपन ने स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे r बाई आर से मल्टीप्लाई किया, r बाई आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया r क्यूब, और यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर r, ठीक है। तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस।
अभी अगर भाई साहब यहाँ पे देखते हैं केपलर के लॉ से क्या होता है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। तो आर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, के टी स्क्वायर। तो आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के, ठीक है, आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर हो गया के बाई आर। तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इसमें भाई साहब, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आपका कितना हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर 1 बाई आर और ये 1 बाई आर। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। दैट्स हाउ न्यूटन गॉट द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ से आया भाई साहब न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वो जो बोल रहे हैं कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो तीसरा वाला लॉ उन्होंने दिया वो यहाँ से आया था, ठीक है। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो भाई साहब यहाँ पे एक और चीज की बात करनी है अपने को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी चीज पे जब हम, जैसे देखो ये कोई समझ लो ये एक ईंटा है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इसको हाइट पे लेकर गए और अभी हम इसको छोड़ेंगे तो दिस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। किसी के ऊपर गिरा तो एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, किसी कांच उसके ऊपर गिरा तो टूट तार सकता है, ठीक है। वही चीज जो हार्मलेस था, so if we happen to take it with a distance upwards it becomes harmful, so it has acquired some energy। जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसमें भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जब हम एक ईंटे को भाई साहब ऊपर उठा रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्चुअली डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है। तो जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसमें भाई साहब क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन वी वर्क अगेंस्ट अ फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी गेट्स स्टोर। तो किसी ईंटे को भाई साहब जब ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके पोजिशन की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला कि ये अगर ग्राउंड पे रखा है तो हार्मलेस है, इसको अगर मैंने ऊपर रख दिया और वहां से खिसका के नीचे गिरा दिया तो ये हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज गेन्ड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव डन। क्योंकि मुझे इसको वहां से वहां तक रखने में वर्क डन करना पड़ा है। ऐसे छू मंतर मारा तो ऊपर नहीं चला गया। I had to lift it up, I had to do work against gravity. So whenever I am doing work against any kind of force, I am basically storing energy. जैसे अगर आप देखोगे धनुष बाण होता है ना, तो आप ऐसे इसको खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो आगे जाएगा। अगर आपने ऐसे छोड़ा इसको तो ऐसे नहीं जाएगा, है ना, इसको खींच कर छोड़ेंगे तो होगा, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी होती है, आप जब इसको खींच रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, इसको टेंशन में ला रहे हैं, तो ये भाई साहब इसमें क्या स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड। सो दिस एनर्जी इज रिलेटिव एज इंक्रीजेस एज वी टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे किसी बॉडी को आप अर्थ के ऊपर लेकर जाते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहता है। एज एंड व्हेन यू कीप ऑन टेकिंग अ बॉडी above the surface of earth its potential energy increases, ठीक है। we had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height, तो हमने पहले देखा था कि अगर किसी बॉडी को अपन लेकर जा रहे हैं ऊपर, लेट्स से बाय अ डिस्टेंस h, ठीक है, ये फ्लोर है और अपन यहाँ पे लेकर गए, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से h, ठीक है। तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है भाई साहब, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इज mgh। आपने फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, ठीक है, ये फोर्स था इसका नीचे की तरफ, आपने इसके अगेंस्ट काम किया है, सो mgh इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, ठीक है, ओके। When h is small compared to the radius r, ठीक है, when h is small compared to the radius r, there we can assume g to be constant and can use the formula mgh। ये सब छोटे छोटे हाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ h, एक बार आप अर्थ से बहुत दूर अगर जाते हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन h, तो आपकी g की वैल्यू गिरती जाएगी। आपने देखा भाई साहब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे विद ऑल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज। व्हाई, बिकॉज g की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, g की वैल्यू होती है gm बाई आर ई का स्क्वायर। लेकिन जब बहुत ऊपर हाइट पे लेकर गए हैं तो g इज इक्वल टू gm बाई आर प्लस h का स्क्वायर। तो आपने भाई साहब इसको बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो g की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। g एट अ हाइट h, g on the surface of earth is this, g at a height h above the surface of earth is this, ठीक है।
सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, कोई अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया है और अर्थ से भाई साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज 0, क्योंकि वहां पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू ऑफ जी को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगा, सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0 हो जाएगी, द एनर्जी विल बी 0। Thus for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than 0, that it is negative, ठीक है। तो भाई साहब आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव हो जाएगा। तो when an object is at a height h from the surface of earth, सिर्फ इतना लिख लीजिए भाई साहब, अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन हाइट h from the earth, this will be equal to minus gmm by r plus h, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस gmm by r plus h। अभी देखो यहाँ पे m, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M भाई साहब आपका क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है भाई साहब आपका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे r क्या है भाई साहब, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h इज व्हाट, हाइट अबव अर्थ, हाइट अबव अर्थ, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट r प्लस h अबव द अर्थ will be minus gmm upon r plus h। Are we clear through this one people? हम समझ में आता, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी मतलब भाई साहब कितनी वेलोसिटी किसी बॉडी को दी जाए कि वो वापस अर्थ में ना आ जाए, ठीक है, वापस अर्थ में ना आए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी से आपने अर्थ से किसी भी बॉडी को छोड़ा तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। इफ यू आर लॉन्चिंग एनीथिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। ये स्पीड भाई साहब आपके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करा देगा उसको, जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस हो जाएगा इट विल एक्सपीरियंस नो मोर ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे जैसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को, ठीक है। अभी जैसे आपने देखो बॉडी को लॉन्च किया है, ठीक है, बॉडी कहाँ पे था भाई साहब, अर्थ पे था, यहाँ से आपने बॉडी को लॉन्च किया है विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब, लेट्स से v, ठीक है। तो आपका लेट्स से एस्केप वेलोसिटी से हमने इसको लॉन्च किया, मतलब हम एक ऐसे वेलोसिटी से इसको लॉन्च कर रहे हैं कि ये भाई साहब वापस ना आवे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अपन ने अभी देखा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बोलो, माइनस gmm बाई r प्लस h, ठीक है, r प्लस h, ओके। तो आपका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, यहाँ पे h 0 है तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, इतना, एंड यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब, इतना है, ठीक है, ओके। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाफ mv एस्केप का स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस gmm बाई r, ये हो गया भाई साहब आपका टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, बहुत दूर चला जा चुका है वो, तो हम मान लेंगे भाई साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, और भाई साहब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे gmm बाई r प्लस h, ये r प्लस h क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, है ना, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है भाई साहब 0, तो ये कितना हो गया 0। टोटल एनर्जी क्या होती है भाई साहब, कांस्टेंट होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी तो यहाँ पे कितना हो गया 0, मतलब ये जो टोटल एनर्जी अभी आया, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस,
ये और ये बराबर होगा क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस, वी एस्केप वेलोसिटी विल बी दिस, और इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे अर्थ है, अर्थ से आपने किसी बॉडी को लॉन्च किया है ताकि ये भाई साहब वापस ना आवे, ठीक है। आपने लेट से इसको एस्केप वेलोसिटी दी है, जा भाई साहब मर जाके जहाँ पे मरना है, वापस मत आ, ठीक है, क्लियर है। तो आपने भाई साहब इसको एस्केप वेलोसिटी दी है। अभी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली क्या होता है, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने अभी अभी पढ़ा, क्या होता है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होता है। अभी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एच तो है ही नहीं भाई साहब, है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर ही है। अभी तो एट सरफेस ऑफ द अर्थ एच जीरो है। एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ एच की वैल्यू क्या है भाई साहब, जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, तो इसका भाई साहब कितना हो गया, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, माइनस जी एम एम बाई आर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी व्हेन द बॉडी हैज गॉन टू इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई साहब, हमको कुछ भी नहीं मालूम यहाँ पे, तो वी को अपन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ भाई साहब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। अभी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में भाई साहब क्या होता है, देखो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहाँ पे ये जो आर प्लस एच की वैल्यू है इसको अपन इंफिनिटी मान रहे हैं ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई इनफाइनाइट। जब भी इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आती है तो पूरा फैक्टर क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है भाई साहब आपका, जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस ये हो गया ऑफ अर्थ, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, और टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी अगेन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी और यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। अभी भाई साहब एक प्रिंसिपल है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, द टोटल एनर्जी always remains constant, the total energy always remains constant। तो किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। नींद आ रही है तेरे को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका फाइनल एनर्जी ये और टोटल एनर्जी, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है भाई साहब, जीरो, ठीक है। तो अभी भाई साहब इसको इधर ढकेल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो अपन इसको लिख सकते हैं भाई साहब हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम बाई आर, ठीक है। तो भाई साहब ये वाला m और ये वाला m हो गया कैंसिल, तो v एस्केप का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2gm, ठीक है, 2gm बाई r। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 कैपिटल gm बाई r। तो अपन v एस्केप को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v एस्केप दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाई r। क्लियरम पीपलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी 2 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ये हो गया जी का वैल्यू। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg होता है भाई साहब, और अपन ने देखा रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 रेज टू 6, तो ये हो गया आपका 6.4
इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मीटर, ठीक है, जो भी है। इसको अगर आप करेंगे पूरा पूरा तो आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया भाई साहब आपका एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। सो इफ यू आर लॉन्चिंग अ बॉडी विद दिस वेलोसिटी, दिस बॉडी इज नॉट गोइंग टू कम बैक, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters. तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगा? 0, ठीक है, और टाइम टेकन भाई साहब कितना है? टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। ये वाला हाइट कितना है भाई साहब आपका? 5 मीटर्स। दिस इज बेसिकली द हाइट, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अपन इसमें कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं बोलो? 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो भाई साहब 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है बोलो? 5। हाफ g की वैल्यू हमको लेट से यहाँ पे नहीं मालूम है, g डैश लिख देते हैं, ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। तो g डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5, ठीक है, 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? ये 2 कर लो, ये 5 है, 5 0.54 20, ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब? g डैश का वैल्यू हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। आ गए सर, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half the value of g on a? फटाफट फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है। देखो यहां पे प्लैनेट ए दिया हुआ है, प्लैनेट ए के बारे में क्या क्या दिया हुआ है? देखो प्लैनेट, सो ये हो गया भाई साहब प्लैनेट ए। प्लैनेट ए के बारे में क्या क्या दिया हुआ है? इसका कोई रेडियस है लेट से आर ए, और लेट से हमारा यहाँ पे प्लैनेट बी है, प्लैनेट बी है, और इसका कोई रेडियस है भाई साहब लेट से आर बी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ऑफ बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। इफ द मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, भाई साहब इसका मास क्या है? एम ए। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी? तो आपको यहाँ पे मास ऑफ बी के बारे में पूछा है, इसका मास कितना होगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, ठीक है, तो जी ऑन बी और ये है लेट से जी ऑन ए। द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ जी ऑन ए, तो जी ऑफ बी इज हाफ दैट, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ जी ऑफ ए। ये आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब, ठीक है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, सो द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। तो जो वैल्यू है जी का ए में, उसका आधा वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है मास ऑफ बी कितना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है किसी भी प्लैनेट में? जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं क्या? जी ए। जी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी मास ऑफ ए, ये तो आपका कांस्टेंट ही है, ठीक है, आर ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, और जी बी कितना हो जाएगा बोलो? जी एम ऑफ बी अपॉन आर ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको भाई साहब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, तो क्या हो जाएगा बोलो? जी ए बाई जी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू जी एम ए बाई आर ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन जी एम बी बाई आर ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी एम ए अपॉन आर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू आर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन एम बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके।
अभी देखो यहाँ पे आर ए कितना है, हाफ ऑफ आर बी है। इस आर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे हम इसको करें तो आर ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 आर बी का स्क्वायर। भाई साहब ये पूरे आर का ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी का स्क्वायर, दैट इज 1/4 आर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एम ए की जगह पे अपन ने क्या लिखा भाई साहब, अच्छा जी ए बाई जी बी। अपने को मालूम है भाई साहब यहाँ पे जी बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अपन ने जी ए लिखा और यहाँ पे जी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ जी ए, ये दिया हुआ है आपको भाई साहब। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, मास ऑफ ए, और यहाँ पे कितना है भाई साहब, आर ऑफ बी का स्क्वायर। आर ऑफ बी का स्क्वायर यहाँ पे वही लिखा, आर ऑफ बी का स्क्वायर। आर ऑफ ए के स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 आर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू मास ऑफ बी। कैंसिल भाई साहब। ठीक है, ये भी भाई साहब आपका कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर, सो ये हो गया भाई साहब आपका 2 इज इक्वल टू, ये 4 भी चला जाएगा ऊपर, 4 मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है, तो आपका यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, तो ये हो गया 1/2, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी भाई साहब कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूछे भाई साहब, सो दैट द वैल्यू ऑफ बी जी, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मास ऑफ बी। ठीक है, तो मास ऑफ बी 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, इसके साथ इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। ठीक है, मास ऑफ बी विल बी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम सिर्फ जो दिया हुआ है उसका हेरा फेरी करना है भाई साहब, आपको सिर्फ फंडामेंटल फॉर्मूला इसको यूज करना है। एक बार जी ए के लिए कर लीजिए, एक बार भाई साहब जी बी के लिए कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आर ए और आर बी में रिलेशनशिप दिया हुआ है और जी ए और जी बी में रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसको यूज करना है, डिवाइड करना है, जी ए को जी बी में कन्वर्ट करो और आर ए को आर बी में कन्वर्ट करो, बस उसको अगर करेंगे अपन तो हमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन। मास और वेट है भाई साहब, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, ये वेट 49 न्यूटन क्यों हो गया, हाँ अरे उससे पूछ रहा हूं तो तू और कौन बोल रहा है भाई साहब बीच में, हाँ वेट क्या हो जाएगा, वही रहोगे भाई साहब, तुम कभी सुधरोगे पता नहीं। अरे वो तो दिया ही हुआ है, वेट और मास में डिफरेंस क्या है, अरे यार वेट होता है m इंटू जी, फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, फॉर्मूला ही पूछूंगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो क्वांटिटीज दी हुई है आपको। ठीक है, तो मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई साहब, मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg और वेट ऑफ दैट बॉडी इज हाउ मच, 49 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज ऑन मून, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अभी ये वेट यहाँ पे क्या होगा, देखो m इंटू जी ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू भाई साहब कितना, 49 न्यूटन, तो g ऑन अर्थ भाई साहब कितना हो जाएगा 49, ये मास कितना है भाई साहब आपका, कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 49/5, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो आपका भाई साहब वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू कितना भाई साहब, 1/6 आपका भाई साहब यहाँ पे m इंटू जी ऑफ मून, m इंटू जी ऑफ मून, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास का वैल्यू कितना है भाई साहब 5, और g ऑफ मून क्या है 1/6 इंटू जी ऑफ ई। ठीक है, और g ऑफ ई कितना है भाई साहब, ये हो गया 5/6 इंटू जी ऑफ ई, दैट इज 49/5, 49/5, ये कैंसिल भाई साहब, 49/5 कितना आ जाएगा आपका, 49/5, 5 8 नहीं 6 ना, 49/6 सॉरी, 49/6, 6 8 ज़ा 48, 9 से 8 गया 1 भाई साहब, 6 1 ज़ा 6, 4 बचा, 6 6 ज़ा 36,
फिर 6 बचेगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 8.17 न्यूटन। अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 8.17 न्यूटन हो गया ये, ठीक है। तो मास अज्यूम द एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा मून पे, मास क्या होगा मून क्यों, किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी भाई साहब आपके कहीं पे भी उसका मास क्या होगा, मास इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मास ऑन मून will remain the same, that is 5 kg, ठीक है। आर वी क्लियर, द वेट विल बिकम 8.17 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन। Object vertically upwards reaches a height of 500 meters. So here an object is thrown vertically upwards. It reaches a height of 500 meters. ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हाइट रीच कर रहा है भाई साहब, 500 मीटर्स, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, 0, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। ओके, तो अब भाई साहब इसको बताइए, इसके हिसाब से अगर हम v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, ये है ना, फॉर वर्टिकल मोशन अपवर्ड्स u माइनस जी टी होगा, क्योंकि u आपका ऊपर की तरफ है और g आपका नीचे की तरफ है। तो क्या ये इससे अपन निकाल पाएंगे, देखो v अपने को मालूम है, u नहीं मालूम, g मालूम है, t नहीं मालूम, तो दो अननोन क्वांटिटीज है, वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके, दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। s मालूम है, u नहीं मालूम, अगेन t भी नहीं मालूम, तो इसको भी अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे, g अपने को मालूम है, ठीक है। तीसरे इक्वेशन पे जाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। v स्क्वायर अपने को मालूम है, ठीक है, v अपने को मालूम है बेसिकली, u नहीं मालूम, g अपने को मालूम है और s अपने को मालूम है। सो दिस इज एन इक्वेशन विच वी कैन यूज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी, 2 इंटू यहाँ पे g कितना हो गया भाई साहब आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s कितना हो गया भाई साहब आपका 500, ठीक है। तो इस u स्क्वायर को इधर ही रखा और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 2 10, ये हो गया 5 2 10, ठीक है, और ये हो गया 2 0 इंटू, ये हो गया 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब 10, ये हो गया 1000 इंटू 10, सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 10,000, ठीक है। u स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 10,000, सो दिस इज 10, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। हाँ सॉरी 100 हो जाएगा, ठीक है, इसका हो गया भाई साहब आपका 100। सो ये एक्चुअली में क्या है, 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो दिस विल बी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, तो कितना टाइम लगेगा इसको कम बैक टू द अर्थ करने में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो आपका टाइम, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। आप यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अभी u मालूम चल गया, v u माइनस जी टी, है ना, तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 100, ठीक है, माइनस 10 इंटू टी, तो ये हो गया आपका माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10t, है ना। सो आपका भाई साहब t का वैल्यू कितना हो गया 100 माइनस 100 बाई माइनस 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। नाउ हमको यहाँ पे मालूम है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 20 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। A ball falls off from a table and reaches the ground in 1 second, तो आपका भाई साहब यहाँ पे
दिस इज अ बॉल विच इज फॉलिंग डाउन, इसका यू कितना है भाई साहब 0, और कितने टाइम पे ये नीचे पहुंच रहा है 10 सेकेंड्स में, तो दिस इज बेसिकली 1 सेकेंड. A ball falls off the table and reaches the ground in 1 second, assuming g is equal to 10 meter per second square. 10 meter per second square. Calculate its speed on reaching the ground. कितना भाई साहब इसका स्पीड हो जाएगा? What will be the speed? कैसे करेंगे? तो ये किस केस, ये भाई साहब दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ फ्री फॉल. ठीक है, तो आपका v यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड u प्लस जी टी. ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब जी टी, तो यहाँ पे हो गया v, g की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 इंटू टी कितना हो गया 1, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेबल? हाइट ऑफ द टेबल कितना हो जाएगा बोलो? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू जी. जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर. टी का स्क्वायर कितना हुआ भाई साहब? यहाँ पे टी कितना है 1 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 मीटर्स. एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5 मीटर्स. क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. हो गया. masses of earth and moon are how much? ये हो गया mass of earth, that is how much 6 into 10 raised to 24 kg, और mass of moon यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7.4 into 10 raised to 22 kg. ठीक है, the distance between them is how much? यहाँ पे देखो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है. ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3.84 into 10 raised to 5 into 10 raised to 3 meters. So that will be 3.84 into 10 raised to 8 meters. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका r का वैल्यू. ठीक है, मास ऑफ अर्थ हो गया ये, मास ऑफ मून हो गया ये. ठीक है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन r का स्क्वायर. ठीक है, सो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6.6, ये दिया हुआ है देखो 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 इंटू 10 रेज टू 24 इंटू मास ऑफ मून की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.4 इंटू 10 रेज टू 22, और यहाँ पे हो गया आपका आर का स्क्वायर. आर का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 इसका स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? सो अप्रॉक्सीमेटली देखो यहाँ पे अगर आप इसका अप्रॉक्सीमेशन से निकाल सकते हो. देखो यहाँ पे 6.7 है, ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 7.4, यहाँ पे कितना है बोलो 3.84 इंटू 3.84 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, इधर अगर आप देखोगे ठीक है आपका लेट्स से इधर हो गया 6.7 सॉरी 6.7
दिस इज 6.7 into 6 into 7.4 6.7 into 6 into 7.4 3.84 into 3.84 यहाँ पे हो गया आपका 10 रेज टू माइनस 11 प्लस 24 प्लस 22 और यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस 16। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये माइनस 11 है, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 24, ये हो गया आपका प्लस 22 और इधर हो गया कितना 8 टू 16, तो ये माइनस 16 में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू भाई साहब कितना हो गया ये 24 प्लस 22, तो 24 प्लस 22, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4, 46 माइनस 11, ये हो गया 6 से 1 गया 5, 4 से 1 गया 3, 35, 35 माइनस 16, 9 प्लस 6 15, 2 से 1 गया 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 रेज टू 90। ठीक है, 24 प्लस 22 माइनस 11 माइनस 16, दिस 11 24 ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 प्लस 22 हो गया 46, 46 माइनस 11 35, 35 माइनस 16 ये हो गया 90। ठीक है, ओके, अभी आप देखो यहाँ पे 3.84 है, यहाँ पे 3.84 है, लगभग देखो यहाँ पे कितने पे कट जाएगा, ये 7.4 है। 3.8 को अगर मैं डबल करूँ 3.84 इंटू 2 अगर करते हैं 4 2 8, 8 2 16, 3 2 6 1 7, अप्रॉक्सीमेटली देखो यहाँ पे हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं 3.84 का अप्रॉक्सीमेट इसको 2 ले सकते हैं। कैन वी, यहाँ पे कितना है भाई साहब 3.38 है, 3.38 को अगर मैं 2 करूँ यहाँ पे 3.38 इंटू 2, 8 2 16, 3 2 6 1 6, 3 2 6, अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है देखो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा, तो 6 2 12, 12 2 24 हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 24, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बता रहे हैं। ठीक है, 24 इंटू 10 रेज टू, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इसके इधर उठाया तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2.4 इंटू 10 रेज टू 20। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 24 इंटू 10 रेज टू 19 है, अगर हमने इसको पीछे लिया तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 रेज टू 20। इसको अपन राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू 20। ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू 20 न्यूटन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। इतना बड़ा सवाल अगर आप करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो 7.4 है, 3.84 को उठाओ कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 7.68 आ रहा है, तो इस 7.4 को अगर मैं 3.84 से काटूं तो कितने पे जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2 से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3.84 है, यहाँ पे 6 है, तो अगर देखोगे इससे भी आपका अप्रोक्सीमेटली 2 से जा रहा है। इन दोनों को 2 अगर ले लेते हैं तो हमारा आता है कितना 24 इंटू 10 रेज टू 19। इस पॉइंट को अगर हमने उठाकर इधर लिखा तो ये हो गया 2.4 इंटू 10 रेज टू 20, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू 20। क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। द मास ऑफ द अर्थ इज कितना है भाई साहब आपका, मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये कितना है भाई साहब आपका r, दिस इज 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 मीटर।
इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है भाई साहब आपका 3.5 इंटू 10⁻²2 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, यहाँ पे आपको मास ऑफ द सन पूछा है, ठीक है, मास ऑफ द सन पूछा है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन आर का स्क्वायर, ये होगा भाई साहब। तो यहाँ पे कितना होता है देखो, एफ इंटू आर का स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सन, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे f का वैल्यू कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, ये दिया हुआ है आपको 3.5 इंटू 10⁻²22 और r का स्क्वायर कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर, ठीक है। अपना g का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ सन। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 3.5 इंटू 1.5 अपॉन यहां पे कितना हो गया 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻22 है यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा, है ना, दिस विल बी 1.5 इंटू 1.5 दैट विल बी हाउ मच 2.25, 15 इंटू 15 भाई साहब 225 होता है, 3.5 1.5 इंटू 1.5 हो गया आपका 2.25 इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो 10⁻22 और यहाँ पे कितना है भाई साहब 11 इंटू 2, तो ये हो गया +22, है ना, समझ में आ रहा है, 10⁻22 है, यहाँ पे कितना हो गया 11 इंटू 2 दैट इज 22, तो ये हो गया 22 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो 10⁻24 माइनस 11 24 माइनस 11 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। सो भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी m ऑफ s दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 3.5 इंटू 2.25। अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा भाई साहब देखो अगर करते हैं, यहाँ पे 3.5 है और 2.25 है, 6.7 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं बोलो इसको 3.5 इंटू 2.25 अपॉन 6.7 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू 10⁻², यहाँ पे कितना हो गया 44 माइनस 13, ठीक है, 44 माइनस 13 में कितना आ जाएगा बोलो 4 से 3 गया 1, 4 से 1 गया 3, तो ये हो गया आपका 10⁻31, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो 3.5 है और ये 6 है, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बोलो 6 5 30 अपन यहाँ पे 6 5 30 अप्रॉक्सीमेटली देखो 6 6 36 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2.25 है और यहाँ पे 6.67 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2.271 और अप्रॉक्सीमेट 3 की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर हम इसको करते हैं 3 अप्रॉक्सीमेट, देखो यहाँ पे 0.2 आ गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं देखो 0.2 इंटू 10⁻31, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन इसमें चलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। 0.2 इंटू 10⁻31 अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो दिस विल बिकम वॉट 2 इंटू 10⁻30। यहाँ पे जो आपका आंसर आया है देखो ऑलमोस्ट सेम है, देखो 1.96 को अपन 2 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इफ़ यू हैव द टाइम, अगर कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं है तब आप अप्रॉक्सीमेशन कीजिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वरना आप करेंगे भाई साहब देखो 3.5 इंटू 2.25 उसका जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करेंगे आप 6.7 से, तो वो वैल्यू आपको 1.96 आएगा। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं बच रहा है तब आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे देखो 3.5 है इंटू 2.25 है अपॉन कितना है बोलो 6.7 है इंटू 6 है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो दिस विल बी, ये आपका 6 है अप्रॉक्सीमेटली, देखो 6 6 36 होता है तो 0.6 हो गया, 2 3 6 होता है, ये देखो 2.25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 5 3 15 2 3 6 1 7 हो गया, 2 3 6 6.75 आ रहा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1/3 3 और ये 0.2 है तो ये 0.6 है तो 0.2 हो गया, 0.2 इंटू 10⁻31 को अपन 2 इंटू 10⁻30 लिख सकते हैं और आपका आंसर भी देखो उतना ही आया है अप्रॉक्सीमेटली, 1.96 को अपन राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो राउंड ऑफ है या जो अप्रॉक्सीमेशन है ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास टाइम कम हो, कभी कभी एग्जामिनेशन पीरियड में और इतना सारा कैलकुलेशन में आपके मिस्टेक्स के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं पे एक पॉइंट इधर उधर हो गया या डिवीजन में भाई साहब मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा, पूरा आंसर गलत आवे उससे तो अच्छा आंसर 2 आवे,
समझ में आ रहा है? पूरा आंसर ही गलत आए उससे तो अच्छा आंसर 2 आए, क्योंकि आपको भाई साहब अगर मार्क्स काटना भी रहेगा तो कितना मार्क्स काटेंगे? आधा, ठीक है। लेकिन अगर आपका आंसर ही गलत आ गया तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो और जहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो। हमेशा ऐसा यूज मत कीजिए, ये मेरा आपसे सुझाव है, ठीक है। हम देखो यहाँ पे करते आ रहे बहुत सारे सवाल ऐसे जहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशन है, तो हो सकता है इसमें आपका इधर उधर हो जाए। अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर लगभग सही होगा, ठीक है। ओके ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी? ये आपका t इज इक्वल टू यू बाई जी आ गया। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज हाउ मच? u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट को कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द टाइम ऑफ डिसेंट? तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया? 2s बाई जी। यहां पे अगर आप देखते हो भाई साहब h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर होता है भाई साहब, है ना। तो यहां पे s की वैल्यू क्या हो गई? यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे यू टी की वैल्यू कितनी है बोलो? इंटू यू बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा। टी की वैल्यू कितनी निकली है? यू बाई जी। एच हो गया ये माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। ये हो गया कितना बोलो? यू स्क्वायर बाई जी। और ये कितना हो जाएगा? एक जी और जी कैंसिल हो गया, माइनस हाफ यू स्क्वायर बाई जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो आपका यहां पे h की वैल्यू कितनी हो गई? h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? दिस विल बी यू स्क्वायर बाई जी को अगर अपन ने कॉमन निकाला तो 1 माइनस हाफ, दैट विल बी हाउ मच? हाफ यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गया आपका h, ठीक है। तो अगर यहां पे भाई साहब u की वैल्यू निकाला जाए तो यू स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? 2gh। तो u की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2gh। यहां पे अगर आप वैल्यू निकालोगे भाई साहब, देखो यहां पे t कितनी आई है? 2s बाई जी, ठीक है। आप लोग जाइए, मैं कल